तो पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन वेक्टर शुरू करते हैं। तो दो तरह की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की होती हैं। तो जैसे हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर की हम या तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वेक्टर और वेक्टर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। The product of a vector A and a scalar m is a vector ma whose magnitude is m times the magnitude of A। मतलब अगर किसी वेक्टर की हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास वेक्टर ही आता है। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है, सपोज करो हमारे पास वेक्टर A है और स्केलर है m, तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर, मैं बताऊं क्यों? हाँ बोलो। सर क्योंकि देखो, जैसे कि 4 किलोमीटर हो गया और एक हो गया, ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी 4 किलोमीटर, और एक वेक्टर क्वांटिटी होगी हमारी 4 किलोमीटर इन द ईस्ट। और जब हम उसे इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 16 किलोमीटर इन द ईस्ट, यस है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ। और इसका जो मैग्नीट्यूड है m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a से m टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह होता है, देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ma इज सेम एज ऑफ a। डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन बदलेगा नहीं। इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, साइन वही रहेगा। The direction of m is opposite to that of a if m is negative। अगर m नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या करेगा, इस वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बना देगा। और नेगेटिव साइन क्या करता है, डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है। तो दैट वुड बी एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ m एंड n आर टू स्केलर्स, अगर दो स्केलर्स हैं तो क्या होगा, तो ये होगा भाई कि m प्लस n इंटू ए, और हमने दोनों को ऐड करके वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो जो वेक्टर है, वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो m की a की मल्टीप्लाई n से भी हो जाएगी और a की मल्टीप्लाई m से भी हो जाएगी। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा जो हमारा इनका आना चाहिए था। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल भी हम लेते हैं इसके। सर मुझे थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, द डायरेक्शन ऑफ एम ए इज अपोजिट ऑफ ए। ठीक है, अभी समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो ये पॉइंट भी समझा देता हूँ। अगर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ध्यान से देखो भाई। सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर a है, ये वेक्टर a है हमारे पास, और m प्लस n की हमने ऐसे मल्टीप्लाई की। तो अगर मैं करता हूं m प्लस n, तो लेट अस से 1 प्लस 2 में दो नंबर ले लेता हूं, राइट। तो दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं a से, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2a। यहाँ तक समझ आया बेटा आपको? हाँ। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये है कि भाई यहाँ पर जो वेक्टर है मेरा, या तो वो 3a हो जाए, डायरेक्टली 3 हो जाएगा, तो जो a वेक्टर है उसका ही वो 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये एक पूरा वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ऑफ a है, बट डायरेक्शन का वही है जो a का डायरेक्शन है। एक तरीका तो मेरा हो गया ये। दूसरा तरीका है कि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और क्या किया, पहले वेक्टर a हुआ, ये वाला वेक्टर आया, और प्लस 2a। अब इसी वेक्टर में 2 वेक्टर ऑफ a को मैंने ऐड कर दिया, तो ये वापस से मेरा 3a वेक्टर हो गया। लेकिन 3a वेक्टर जो है ये एक्चुअली a प्लस 2a करके आया है। तो दैट इज हाउ वेक्टर एडिशन, सॉरी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपको ये पहला वाला रूल समझ आया? हाँ इसको डायरेक्टली m प्लस n सर, करके मेरा भी मैं कर मेरा सकता हूँ। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन सुनो। हाँ, -18 किलोमीटर -18 किलोमीटर, ठीक है, into a इंटू vector quantity which is 2 kilometer in the east. 2 किलोमीटर In the east. इन ईस्ट। ठीक हाँ। है भाई।
ठीक है, अब ये जो होगा ये जो आपकी क्वांटिटी है, मल्टीप्लीकेशन पहले के बताओ ये क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि हाँ लेटर से डिस्टेंस है। हाँ, ठीक, डिस्टेंस ये है आपकी लेकिन वेक्टर अपोजिट क्वांटिटी है, डायरेक्शन में। और ये जो लेटर से डायरेक्शन हमें डिस्प्लेसमेंट है। पॉजिटिव एक मानी मिनट, थी उस डायरेक्शन से अपोजिट जा रही है। तो पहली बात, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, हाँ सर, मेरी यही कंफ्यूजन है। तो ये आपका नेगेटिव साइन गलत है। डिस्टेंस कभी हाँ नेगेटिव नहीं होता, पहली बात। अब आप इसको किलोमीटर के बजाय कोई दूसरी क्वांटिटी ले लो जो नेगेटिव हो सकती है। लेटर से मैं इस क्वांटिटी को ले लेता हूं, एक ऐसी क्वांटिटी जो नेगेटिव हो सकती है। लेटर से उसको मैं ले लेता हूं, किलोमीटर के बजाय मैं इसको वर्क ले लेता हूं, जूल। जूल जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव 18 जूल मैंने ले लिया। आप समझ आ गया? हाँ, तो आप बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? ये अगर हम इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग माइनस तो ऑब्वियस है आना। तो ये जो है ये हमारा 2 किलोमीटर इधर है, ये मैंने 2 हाँ किलोमीटर ईस्ट बना दिया, करेक्ट। अब इसमें हाँ मैंने -18 जूल 2 किलोमीटर की मल्टीप्लाई करनी है, तो लेटर से कोई थर्ड क्वांटिटी आती है जिसका नाम मैंने लिख दिया Q3। दैट वुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई ऐसी क्वांटिटी मैंने डिफाइन की जो कि वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो दैट क्वांटिटी डेफिनेटली वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? स्केलर और वेक्टर हाँ, की मल्टीप्लिकेशन से लेकिन हमेशा उसमें वेक्टर क्वांटिटी आती है, करेक्ट। पहली बात हो गई, हाँ समझ लेकिन आया उसका आपको? फिर डिस्टेंस। यस सर, तो फिर ये उसका समझ वो आया क्या आपको? होगा? क्या? हाँ सर, ये तो आया। अब उसका धीरे वो धीरे मैं क्या बता होगा? रहा हूं तो आपको सब समझ आ जाएगा, राइट। तो पहली तो आपको ये बात समझ आ गई। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी Q3, जो Q3 क्वांटिटी आई है, इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर। मैग्नीट्यूड हमारा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड 2 है और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी 18 है, तो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा 36। ये समझ आ गया आपको? हम्म। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, लेकिन इसका एक डायरेक्शन मिनट, क्या अभी होगा अभी माइनस में? अभी आगे जहां तक मैं पूछ रहा हूँ वहां तक बताओ, आगे मैं बताऊंगा, अभी फिनिश नहीं किया। जब मैं फिनिश करूं तो मुझसे आप पूछ लेना कि अभी मुझे ये चीज समझ नहीं आई। क्या आपको यहाँ तक समझ आया है? ऑफ कोर्स सर। ठीक है। अब इस क्वांटिटी का जो नई क्वांटिटी मेरे पास आई है, व्हाट वुड बी द यूनिट? इस क्वांटिटी का यूनिट होगा जूल किलोमीटर। यूनिट समझ आ गया? यस सर। अब इस क्वांटिटी का वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा? अब डायरेक्शन ईस्ट है, नेगेटिव क्वांटिटी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा वेस्ट। मैं डायरेक्शन बना देता हूं, ये डायरेक्शन वेस्ट हो गया है। मैग्नीट्यूड आएगा इसका 36 जूल किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड आ गया है और डायरेक्शन भी आ गया है, और एक कोई क्वांटिटी 3, उसका पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया है। तो दैट इज हाउ अ न्यू क्वांटिटी can be achieved, can be derived with the help of multiplication of two another quantities। फिजिक्स में जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कुछ क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटी होती हैं जो बाकी क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव की जाती है। तो यहाँ पर एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी है 18 जूल मल्टीप्लाई बाय 2 किलोमीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन मैंने आपको समझा दिया है। तो क्या आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी विद वेक्टर क्वांटिटी समझ आया? यस और नो में जवाब हाँ देना। सर। अब यस समझ आ सर, गया आ गया आपको? मुझे। हाँ सर, मुझे नेगेटिव वाला डाउट था। नेगेटिव वाला डाउट था, अब आपको समझ आ गया। हाँ सर। नेगेटिव साइन क्या करता है? डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि सपोज करो ये हमारा वेक्टर v है,
इस वेक्टर को जब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आधा जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो गया, बट इसका डायरेक्शन वही रहा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड लगभग ट्रिपल हो गया, लेकिन डायरेक्शन वही रहा। और जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड डबल हो गया है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। समझ आ गया? हाँ सर। और ये थर्ड हमारा लॉ है, ये है MNA = MN × A। ये है कि हमने दो स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर लो या बाद में मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर हमारा एक ही आता है। तो क्योंकि जैसे जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है, दैट इज आल्सो कम्यूटेटिव इन केस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। तो क्या आपको ये सब वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन समझ आई है? यस और नो में जवाब दो। समझ आया है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं? नेक्स्ट चले हम। यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर्स पढ़ा। अब चलते हैं आगे। डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। डिवीजन क्या करते हैं? एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है। जैसे हमने देखा कि हमें कोई वेक्टर था यहाँ पर, अगर मैं इसको मुझे इस वेक्टर v को 2 से डिवाइड करना है तो मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर की सपोज करो m से डिवीजन करनी है तो मैं 1/n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट वुड बिकम द डिवीजन ऑफ m। तो वही है, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो डिवीजन भी हम वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन की तरह ही परफॉर्म करते हैं, जो कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगर इसी वेक्टर को मुझे 3 से डिवाइड करना है, लेटर से वेक्टर को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर v को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डायरेक्शन तो इसका वही रहेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो v/3 हो जाएगा। आपको समझ आ गया डिवीजन कैसे करते हैं? यस सर। तो दैट इज हाउ डिवीजन परफॉर्म्ड ऑन वेक्टर बाय अ स्केलर। तो स्केलर की वेक्टर से डिवीजन हम इस तरह परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर की एडिशन कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। इसको ध्यान से समझना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमें दो वेक्टर की एडिशन करनी है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है उसको भी समझ लेते हैं, दूसरा तरीका क्या है उसको भी समझ। जैसे सबसे पहले था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है? सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि भाई पहले तो एक वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टेल ऑफ वन वेक्टर बी प्लेस्ड एट द हेड ऑफ अदर, their sum or resultant vector is drawn from the tail and of the first to the head and to the other। मतलब अगर मैं एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दूं, तो जो एडिशन आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो यहाँ टेल से लेके और जो हेड है वहां तक मिलाने पर मुझे रिजल्टेंट मिल जाए। ये समझने में बड़ा आसान है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है या एक लड़का है, वो लड़का हमारा इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और ईस्ट की तरफ जाता है हमारा लेटर से 4 किलोमीटर, इधर चला गया ईस्ट की तरफ। फिर यहाँ से यही सेम लड़का नीचे की तरफ जो है साउथ की तरफ जाता है और साउथ की तरफ चलता है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से साउथ की तरफ चलेगा 3 किलोमीटर, राइट। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इस लड़के का वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर हमारा ये है फर्स्ट वेक्टर, लेटर से दिस इज वेक्टर ए, ये है सेकंड वेक्टर, लेटर से दिस इज वेक्टर बी, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर दिस इज लेटर से दिस इज वेक्टर आर। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए को ड्रॉ किया, फिर जहां वेक्टर ए हमारा फिनिश हुआ, जो वेक्टर ए का हेड है, वहां से वेक्टर बी को ड्रॉ किया, और इस तरह से जहां से हमने शुरू किया था और जहां हमने एंड किया फाइनल पर, उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया, जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, राइट।
तो सेम हमने ट्राइंगल लॉ में भी हमने यही किया है। ट्राइंगल लॉ में क्या है, वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं, फिर वेक्टर के ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं, और फिर इनिशियल से फाइनल को मिला देते हैं, और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाता है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी हमें मिल गया है और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया है। दैट इज हाउ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगल्स वर्क्स। तो ट्राइंगल वेक्टर का ट्राइंगल एडिशन क्या आपको समझ आया है? यस और नो में यस सर। जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड ऑफ यू। अब चलते हैं आगे भाई, और इसमें हमारा क्या है? सर आप बोलो। सर अगर हमें जैसे कि हमें निकालना, हमें दे रखा है, हमें थीटा दे रखा है। थीटा, एंगल हाँ बिटवीन टू वेक्टर्स। हाँ। यस, और हमें आर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड ये करना है। दो, हमें तीनों में से एक साइड दे रखी है और हमें कह रहा है कि हमें इन दोनों वेक्टरों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम जो दोनों tan वेक्टरों के, थीटा, सुनो एक मिनट, दोनों वेक्टरों के बीच का डिस्टेंस नहीं होता है, या तो दोनों वेक्टर का डिफरेंस होगा, सबट्रैक्शन या एडिशन, राइट? हाँ हाँ सर, मेरा मतलब वही था, सब्ट्रैक्ट, वो एडिशन। ठीक है, वो निकालने के लिए हम वो tan थीटा, sin थीटा, इन सब का यूज करेंगे ना? यूज करेंगे बिल्कुल, अभी देखेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेट मी फिनिश इट। तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट विल आल्सो आई टेल यू। ठीक है, यस सर। तो चलते हैं आगे। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब अगर मैं पहले ए को ड्रॉ कर लूं और फिर बी को ड्रॉ करूं, या फिर मैं पहले बी को ड्रॉ कर लूं फिर ए को ड्रॉ करूं, तो रिजल्टेंट मेरा सेम ही आएगा। जैसे इस केस में जो मैंने आपको दिखाया, इस एग्जांपल में दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया था, फिर वेक्टर बी को ड्रॉ किया। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले वेक्टर बी को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा वेक्टर बी आ गया है, और फिर मैं यहाँ से वेक्टर ए को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा वेक्टर ए आ गया है। ध्यान से देखना बेटा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही रखे हैं, ए का डायरेक्शन वही है इसकी तरफ, बी का डायरेक्शन वही है साउथ की तरफ। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैंने वेक्टर्स के चेंज नहीं किए। तो अब मैं इनिशियल से फाइनल की तरफ ड्रॉ करूंगा, तो ध्यान से देखना, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आया है, इस वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मेरे इस वेक्टर के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, राइट? समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो ये तो हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ा। अब देखते हैं हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से समझना बेटा। अब ये पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो हमें क्या कहता है, इसको भी ध्यान से समझना। अभी मैंने जो दो वेक्टर लिए थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच में थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, उनको मैंने क्या किया, मैंने एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया। पिछली बार आपने देखा कि मैंने पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया था, फिर जहां से वेक्टर ए खत्म हुआ था वहां से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ किया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया है। दैट इज पॉइंट, इनिशियल पॉइंट वो यहाँ पर है, इस एंगल पर। यहाँ तक आपको समझ आया बेटा? यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज गिवन बाय, जो मैग्नीट्यूड है आर का वो कैसे गिवन होता है उसको देख लेते हैं एक बार। उसका फॉर्मूला ये, अब ये फॉर्मूला कहां से आता है इसको एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा। देखो भाई, ये जो हमारे पास वेक्टर है पैरेललोग्राम लॉ में, ये हमने कैसे समझा इसको एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। भाई वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, यहां से मैंने वेक्टर बी ड्रॉ किया इस तरह से, और इन दोनों को मैंने एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट किया। और फिर जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, दिस डायगोनल will represent the vector r which would be equals to vector a plus vector b। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, ध्यान से समझना बेटा, एक्चुअली ये ट्रायंगल लॉ का ही हमारा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट इज वेरी डिफरेंट। लगभग उसी तरह यहाँ पर ध्यान से देखना, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो पैरेलल साइड्स हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। तो ये जो यहाँ से वेक्टर ए है, वेक्टर ए से जो मेरी साइड ये साइड आ रही है, दिस साइड हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी। यस और नो? यस सर।
and this side has a direction also equals to vector b because it is parallel to vector b. Yes sir. तो जो ये साइड है, this side can be equals to vector b, right? So actually ट्रायंगल लॉ ही हमने यूज किया यहाँ पर, बट हमने इसको एक दूसरे तरीके से यूज कर लिया, and this law is known as parallelogram law. This makes things a little bit easier. थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इससे इजी हो जाती है थिंग्स, उसको समझ लेंगे हमने ड्रॉ किया है। तो क्या आपको ये समझ आया, लॉ पैरालोग्राम लॉ ऑफ एडिशन समझ आया आपको? यस सर। गुड, वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड करते हैं समझ लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, सॉरी सर। और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अपनी इस लाइन पर। सर हम बी से क्यों नहीं कर सकते? बी से भी कर सकते हैं, बट ये यहां से करना आसान है, राइट? तो बी से भी कर सकते हैं, इस तरह से लाइन आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, दैट वुड आल्सो बी इजी एंड दैट वुड आल्सो गिव द सेम सर आंसर। अंदर अंदर ही कर देते तो? यहाँ पर हाँ। अभी बता दूंगा क्यों नहीं कर सकते। देखो, हर चीज का रीजन होता है। आप देखो, आप सपोज करो अगर आपको अपने घर से पड़ोस की दुकान तक जाना है, तो एक तो रास्ता सीधा आपके घर से निकल, आप यहाँ अपने घर से निकले और पड़ोस की दुकान में चले गए, शॉप में। एक दूसरा रास्ता है, आप दूसरी कॉलोनी में गए, दूसरी कॉलोनी में घूमकर वापस यहाँ पर आए और दुकान पर गए, तो कौन सा रास्ता चूज करेंगे आप? सीधे सीधे घर पे जाने वाला। एग्जैक्टली, तो वही हम कर रहे हैं। समझ आ गया आपको? हाँ। तो ठीक है, आप ध्यान से देखना भाई। तो हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा 90 डिग्री है, करेक्ट? और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल है थीटा, which is the angle between two vectors, जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, जैसे मैंने आपको समझाया था। बिकॉज ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और पैरेलल लाइंस में ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल आ गया हमारा थीटा। अब ध्यान से समझना बेटा, थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री यहाँ यूज करनी। ये जो साइड है, दिस साइड हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी, एंड सो ये जो साइड है मेरी, लेट अस से मैं इसको एम एन कह देता हूं। mn will be equals to b sin theta, राइट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? mn will be equals to b sin theta, right? Because mn by p is या equal to sin perpendicular upon hypotenuse करेंगे तो sin theta आ जाएगा, तो mn will be equals to b sin theta. Similarly, जो ये साइड है, इसको मैं कह देता हूं pn. pn would be equals to b cos theta. Am I right? yes sir. Correct. That is how trigonometry works. With the help of trigonometry मैंने फाइंड किया, बिकॉज cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो pn हमारा बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज pm, और जो कि b है तो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना बेटा, ये हमारा o है, तो o n जो है वो आ गया हमारा a मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b cos थीटा। Am I correct? ON समझ आया आपको? हाँ सर। और MN हमारे पास है इक्वल्स टू B sin थीटा, करेक्ट? सर होल्ड ऑन सर, 2 मिनट रुको, कोई आया है। तो हमने देखा MN would be equals to B sin थीटा and ON equals to A plus B cos थीटा, राइट? हाँ। अब ध्यान से देखना, जो OM है, OM actually is the hypotenuse of triangle ONM. Am I correct? yes sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ OM और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R, जो कि हमारा ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वुड बी इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, चल गया और उसका सर हम मुझे। स्क्वायर रूट लेंगे, हाँ सर। राइट? समझ आ गया?
हाँ सर। अब यहाँ से OM जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ध्यान से देखना बेटा, ON स्क्वायर करेंगे तो ON हमारा A प्लस बी कॉस थीटा, तो A प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2AB कॉस थीटा, करेक्ट। यस सर। ये तो मेरा ON का स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया। अब MN का स्क्वायर जो आएगा प्लस दैट वुड बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और Am I साइन correct? स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। These two quantities would become b square because जैसे b square कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ r that would be equals to OM a square plus b square this b square cos square theta plus b square sin square theta would become 1 and would become b square only plus 2ab cos theta, करेक्ट। समझ आया आपको? हाँ सर। That is how magnitude of r can be find out. समझ आ गया? तो यस सर। हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे r का मैग्नीट्यूड पता चला है, बट डायरेक्शन ऑफ r जो कि मेरा अल्फा और बीटा, ये मुझे अभी नहीं पता चला है। दैट कैन आल्सो बी फाउंड आउट। तो आप पहले जल्दी से नोट कर लो, बिकॉज जो नोट्स मैंने आपको भेजे उसमें ये प्रूफ नहीं है, तो प्लीज नोट इट सर ये डाउन। मैंने कर लिया, जैसे ही आपने मुझे ये बताया था ना कि हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, वैसे ही मैंने पूरा अपने आप सॉल्व कर लिया था। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये आपने नोट कर ही लिया है। चलते हैं आगे, चलते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई इनके बीच का एंगल कैसे पता कर लेते हैं। तो हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है। तो ये हमें आर के मैग्नीट्यूड के बारे में बता देता है। अब इनके बीच का एंगल है वो कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया यहाँ पर कैसे प्रूफ हमें करना है। तो ये प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब मैं इनके बीच का जो एंगल अल्फा और बीटा है ये फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से समझेंगे भाई। तो जो अल्फा है, ध्यान से समझो बेटा, tan अल्फा वुड बी इक्वल्स टू, जो हमारा tan अल्फा है, tan अल्फा वुड बी इक्वल्स टू b sin थीटा ऑन a प्लस b cos थीटा। ध्यान से समझना, जो tan अल्फा है दैट वुड बी इक्वल्स टू b sin थीटा, परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय बेस जो कि हमारा a प्लस b cos थीटा। समझ आया आपको tan अल्फा? हाँ। और जो tan बीटा है, सिमिलरली tan बीटा अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर मैंने डाला, और अगर मैं tan बीटा मुझे फाइंड करना है तो tan बीटा वुड बी इक्वल्स टू a sin थीटा। ये मेरे यहाँ से, सॉरी यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे, tan बीटा के लिए हम परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे। जो मेरा वेक्टर a है, वेक्टर a से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इसी तरह जो मेरा tan बीटा है, tan बीटा क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट एंगल है वो हमारा बीटा से बन रहा है एंगल, तो बीटा से बीटा का वेक्टर बी का एंगल बन रहा है बीटा से। तो जहां जहां पर हमारा बी आया है वहां पर ए कर देंगे, और जहां जहां हमारा ए है वहां पर बी कर देंगे, तो हमारा tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने ये हमारा रिजल्टेंट से इधर वेक्टर डाला है, अगर मैं रिजल्टेंट से इधर की तरफ मैं इस प्रोजेक्शन डाल दूं, ऐसे इधर करके ऐसे प्रोजेक्शन डालूंगा, मेरी क्लास चल यहाँ रही पर है। जो मेरा और ये बीटा की वैल्यू आएगी tan बीटा, वो मेरा आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ये वेक्टर a के बराबर है तो ये a sin थीटा आ जाएगा, ये a cos थीटा होगा। तो a sin थीटा अपन b प्लस a cos थीटा करके मेरा tan बीटा की वैल्यू आ जाती है। हेलो। tan बीटा को एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा। tan बीटा को करने के लिए क्या किया है, ये जो फिगर है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से पहले इसको मैं आगे बढ़ा दूं, मैंने b को आगे बढ़ाया, यहाँ तक समझ आया। और मैंने रिजल्टेंट r से यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये समझ आया आपको? यस सर। ये जो लाइन है मेरा
एंगल वेक्टर ए के बराबर है, ठीक है। अब yes, यहां पर दिस एंगल would be equals to theta because these two lines are parallel, और ये थीटा और ये दोनों एंगल थीटा होंगे because these two angles are corresponding angles. Now this side would be a sin theta, correct, and this side would be equals to a cos theta. Am I correct? yes sir, Now अब मुझे tan थीटा की tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है for this angle beta. This side is perpendicular and this side is base, right? yes sir, Now if this side is base, then tan beta would be equals to perpendicular upon base. What is perpendicular? That is a sin theta. And what is base? That is b plus a cos theta. And हाँ sir, that would become tan beta. तो क्या आपको आप समझ आ गया tan beta? yes sir, तो हमने क्या किया है, हमने एक्चुअली tan बीटा की वैल्यू के लिए, क्योंकि देखो जब मैंने रिजल्टेंट r का एंगल a के साथ फाइंड किया, टू फाइंड आउट एंगल ऑफ रिजल्टेंट r विद a, मैंने क्या किया, ऊपर b sin थीटा रखा है। और अगर मुझे रिजल्टेंट का एंगल b के साथ फाइंड करना है तो मुझे ऊपर a sin थीटा रखना है। दैट इज हाउ आई कैन रिमेम्बर इट, राइट। So that is how I can find out the angle or direction of the resultant. समझ आ गया आपको? yes sir, फाइन, वेरी गुड। तो चलते हैं आगे। सर 2 मिनट, ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2a एंड 4a। ये क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू सॉल्व इट? yes sir, तो ट्राई करो। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड 4a। a 2a और 4a के बीच में क्या एंगल है? a वुड बी एनी वेक्टर, a कोई भी वेक्टर है, देन 2a एंड 4a के बीच में क्या एंगल होगा? कैन यू टेल मी? बताओ बेटा। सर जीरो एंगल होगा क्योंकि दोनों वेक्टर तो सेम ही है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड ऑफ यू। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगा। सपोज करो a हमारा कोई भी वेक्टर है, लेट अस से दिस इज वेक्टर a, then vector 2a would be like this and vector 4a would be like this. Both vector would have same direction, so angle between these two vector would be 0. Very good of you. Next question है हमारा, what is the angle between 4b and minus b? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड ऑफ यू। रीजन ये है कि भाई हमारा लेटर से हमारा कोई जो है, ये हमारा वेक्टर है कि ये हमारा कोई भी एंगल लेटर से वेक्टर b है, तो वेक्टर 4 भी हमारा ये वेक्टर 4 भी होगा, and vector b would be in opposite direction but having same magnitude, that would be vector minus b. So we can see these two vectors have angle between them as 180 degree because these two vectors are opposite in direction. दोनों वेक्टर opposite direction में है, तो दोनों ही वेक्टर जो है हमारे, कि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे बेटा? Two vectors have magnitude 8 units and 6 unit respectively. Find the magnitude of resultant of two vectors if angle between them is 90 degree, 60 degree, 180 degree and 45 degree. तो A को आप ट्राई करो और मुझे बताओ what is the answer. पहले सर मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। Yes, please note it down. सर अभी मैं बाकी दूसरे निकाल रही हूँ। Resultant of A हम निकालेंगे। Resultant of A would be like equals to square root a square plus b square plus 2ab cos theta। तो हमारे पास a square आ जाएगा 8 square, that would be 64,
प्लस b स्क्वायर आएगा 6 स्क्वायर, दैट वुड बी 36 plus 2ab cos theta, because theta is equals to 90 degree, so cos theta would become 0 and 2ab cos theta would become 0, so that would become square root 100, that would be equals to 10 units. So resultant in part A would equals to 10 units. Very good of you. तो और सेकंड में आएगा साइन 60 डिग्री, जो कि होता है हमारा, तो 2 मिनट मुझे, तो हम B का देख लेते हैं, आर बी रिजल्टेंट इन पार्ट B would be like this, square root a square plus b square रूट बाय 2 2ab cos theta. बाय देखो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे पार्ट नहीं बी, लगा, जो मेरा वाला फॉर्मूला। देखो तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 8 स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू 64 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 6 स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू 36 प्लस 2 into 8 into b, that would be 6 into cos theta, it means cos 60, and value of cos 60 is equals to 1 by 2. So this will become 64 plus 36 plus 2 into 8 into 6 into 1 by 2, because cos 60 की value 1 by 2 होती है, तो इसे 2 cancel, so that would become 64 plus 36 plus 48, and now you can find out value of 1 is square root 148, square root 148 हमारा magnitude of resultant आएगा in part B, right? Similarly, we can find out the magnitudes of both vectors in part C and part D. That can be easily find out, right? सर तो इसी तरह से हम उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं आगे, तो बाकी के दोनों पार्ट भी इसी तरह हो जाएंगे, तो आई थिंक उनको आप खुद ही कर सकते हैं, राइट? तो यू कैन डू इट एट योर ओन, राइट? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू वुड हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ हमारा क्या है? एक्चुअली पॉलीगन लॉ हमारा वेक्टर एडिशन का ये है, इफ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स देन हाउ कैन वी ऐड देम अप, उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो वी कैन यूज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ को कैसे यूज करते हैं, ध्यान से समझना। सपोज दिस लॉ इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो वी हैव टू ऐड वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इन सभी वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ अ वेक्टर ए, then where we have finished vector A, we can draw vector B from there, वहां से हम वेक्टर B को ड्रॉ करेंगे, फिर जहां पर वेक्टर B फिनिश किया है from there we can draw vector C, and at the end point of vector C we can draw another vector, vector D, हम वहां से वेक्टर D को ड्रॉ करेंगे, फिर जो इनिशियल पॉइंट है वहां से फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, और जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दैट वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर of addition of all these vectors. तो ये जो हमारा वेक्टर R है, this vector R actually is equals to the vector A plus vector B plus vector C plus vector D. इस तरह से हम रिजल्टेंट R को फाइंड कर सकते हैं। This is the polygon law of vector addition. क्या आपको ये समझ आया? हाँ, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलते हैं आगे। बी केयरफुल, अब यहाँ ध्यान से समझना, कुछ आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट आर दीज पॉइंट? A vector can be displaced from one position to another position. During the displacement, if we do not change the direction and magnitude of the vector, then the vector remains same. For example, अगर मेरे पास कोई वेक्टर ये है, this is vector A, और मैंने वेक्टर A को, और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, let us draw it again. I have this vector, this is vector B, right? So if I draw a vector A from here and vector B from here like this, in another form, if I draw vector B from here and vector A from here like this, what I am doing, I am displacing vector A at multiple positions, and we have a same
तो by displacing a vector without changing its direction and magnitude, we do not change the vector. हम वेक्टर को चेंज नहीं करते, वो वेक्टर सेम रहता है। तो अगर मैं वेक्टर किसी वेक्टर को किसी दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दूं बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए, भले वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं पर भी रखो, तो उस वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये आपको समझ आया? हाँ। Two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may or may not be equal. अगर दो equal vectors हैं, तो they definitely would be parallel. Suppose we have two vectors, vector A and vector B. तो if these two vectors are equal, अगर ये दोनों वेक्टर हमारे इक्वल हैं, तो क्या होगा? इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। एंड इफ दीज टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, अगर इनका डायरेक्शन सेम है तो डेफिनेटली पैरेलल होंगे। पर जरूरी नहीं कि दो पैरेलल वेक्टर हों वो आपस में इक्वल भी हों। दैट इज हाउ टू पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। समझ आ गया आपको? यस सर। राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना। कई बार काफी मिस्टेक्स बच्चे इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूजन की वजह से करते हैं, तो यू शुड नॉट डू दैट। राइट। अब चलते हैं आगे। लेट अस सी व्हाट वी हैव। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हम सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर देख लेते हैं। देखो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म्ड लाइक एडिशन, वो एडिशन की तरह ही परफॉर्म होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है उसमें वो देख लेते हैं। ध्यान से समझना बेटा। हाँ सर। सपोज करो वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड वी हैव टू परफॉर्म वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन। तो मैंने आपको बता ही दिया, वी कैन परफॉर्म एडिशन बाय विद द हेल्प ऑफ जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लाइक दिस, कि मैंने यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और ये जो मेरे पास ये वेक्टर आएगा, दिस वेक्टर आर diagonal of this parallelogram would be the resultant vector. That is how I can perform the addition, right? ये तो आपको समझ आ गया। But how can we perform subtraction of these two vectors या difference of these two vectors? If I have to perform vector A minus vector B, अगर मुझे vector A minus vector B perform करना है तो मैं कैसे perform करता हूँ? Let us see. अगर मुझे वेक्टर A से वेक्टर B को माइनस करना है तो what I do, मैं क्या करता हूं, A के अंदर माइनस B को ऐड कर देता हूं। समझ आया आपको? कैसे करते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वेक्टर माइनस B को ड्रॉ करता हूं। तो यहां से मैंने वेक्टर माइनस B ड्रॉ कर दिया। दिस इज वेक्टर माइनस B बिकॉज डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड इज सेम। अब मैं इस वेक्टर A के अंदर उस वेक्टर माइनस B को ऐड कर देता हूं। तो मैं अब इन दो वेक्टर्स पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाता हूं। एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया, फिर जहां से मैंने इन दोनों को शुरू किया था और वहां से मैंने इनको ऐसे ऐड कर दिया। नाउ दिस वेक्टर R इज एक्चुअली इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर ऑफ माइनस B। समझ आया? ये जो रिजल्टेंट आया है ये एक्चुअली वेक्टर A में वेक्टर माइनस B का एडिशन आया है, which is equals to वेक्टर A minus वेक्टर B। Am I clear to you? यस सर। तो यहां से हमने वेक्टर A और वेक्टर B का सबट्रैक्शन देखा। समझ आया? नाउ अब ध्यान से समझना बेटा। वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। वेक्टर A प्लस वेक्टर B हमने देखा इक्वल होता है अगर मैं वेक्टर B प्लस वेक्टर A परफॉर्म करूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सबट्रैक्शन है दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर मैं कर रहा हूं वेक्टर A वेक्टर माइनस B मैंने परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब है मैंने वेक्टर A के अंदर माइनस B को ऐड किया। और अगर मैं वेक्टर माइनस B माइनस A परफॉर्म करता हूं तो इट मींस आई एम एडिंग वेक्टर B with वेक्टर माइनस A, which would not be equal to this। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर A माइनस B इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B माइनस A। अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन वही मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेट अस सी कैसे होता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखना बेटा। यहां पर मैं एक वेक्टर माइनस A को मैंने ड्रॉ किया, माइनस A ड्रॉ कर दिया। अब मैं B और माइनस A को ऐड करूंगा
तो व्हाट आई एम परफॉर्मिंग, आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग वेक्टर b माइनस ए, राइट। तो b के अंदर मैंने माइनस ए को, अब मैंने यहाँ से पैरेललोग्राम बनाया और ये जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर r1 आया है, दिस r1 एक्चुअली वेक्टर b माइनस ए। समझ आया बेटा? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा a माइनस बी है, ये हमारा b माइनस ए। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की सभी साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल है। तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायगोनल वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायगोनल, बट डायरेक्शन देखो, दीज टू डायरेक्शन आर जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर b माइनस ए। करेक्ट? समझ आ गया आपको? यस सर। तो ये हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अगेन यहां से मैं इस r का जो है मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकता हूं विद हेल्प ऑफ सेम पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड भी हमारा यहाँ से पता चल जाता है। इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर ए, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से समझना है। tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो ये जो अल्फा है, अब ये जो वेक्टर है माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल है मेरा 180 माइनस थीटा, है कि नहीं है? हाँ। This angle is theta, then this angle would be equals to 180 minus theta. Now we have two vectors between which angle is 180 minus theta. So tan alpha would be given by replacing theta with 180 minus theta. जो थीटा हमारा पिछले फॉर्मूले में आ रहा था, वहां पर हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया 180 माइनस थीटा से, बिकॉज नो इन दोनों वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा का एंगल है। तो हमारा tan अल्फा का फॉर्मूला होगा b sin 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। समझ आ गया? सेम उसी तरह से मैं फाइंड कर सकता हूँ जैसा मैंने लास्ट उसमें किया था। यहाँ पर भी tan बीटा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो थीटा को केवल मैं 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूंगा, ऑल थिंग्स विल बी सेम। tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू समझ आ गई आपको? यस सर। नाउ अब मुझे अगर इस वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ r जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इफ अगर मुझे ये फाइंड करना है तो ध्यान से समझना बेटा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर 2ab cos थीटा एंगल आता है कि नहीं आता है? 1-80 थीटा हो जाएगा, लेकिन ये आएगा cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल हमारा 180 माइनस थीटा हो गया। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा दैट वुड बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वह cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, दैट वुड बिकम माइनस 2ab cos थीटा। Am I right? यस सर। So that is how I can find out the magnitude also. Magnitude मैं इसको इस तरह फाइंड कर सकता हूँ। One more point, एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर मैंने a या b को नेगेटिव नहीं लिया है। जैसे यहाँ पर b नेगेटिव है तो मैंने यहाँ b को नेगेटिव नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? रीजन है, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन इन केस ऑफ वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, नोट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आ गया? यस सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये आपको नोट करना है या फिर हम आगे बढ़े? आगे बढ़िए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हमने देख लिया है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान दे देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैन आल्सो बी डन एज फॉलोज। इस तरह भी सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, ध्यान से समझना बेटा। अब हमारे पास ये वेक्टर है, ये तो ट्रायंगल लो मैंने बता दिया, वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर यहां से वेक्टर बी ड्रॉ किया, और जो हेड है उसमें से जो बी का हेड है
उस बी के हेड से मैंने एक एरो ड्रॉ किया ए के हेड की तरफ, तो एक्चुअली मेरा वेक्टर ए माइनस बी आ गया। ये आता कैसे, इसको समझ लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा। और अगर मैं ए से बी की तरफ ड्रॉ कर देता हूं तो वेक्टर बी माइनस ए आ जाता है। कैसे आता है इसको एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो भाई, ये वेक्टर ए है मेरा लेटस से, और ये वेक्टर मेरा बी है, राइट। मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया पूरा। तो जो ये मेरा लार्ज वाला, जो मेरा लार्ज डायगोनल है, ये तो मेरा a प्लस बी आ जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। स्मॉलर डायगोनल की तरफ देखें, स्मॉलर डायगोनल एक्चुअली होता क्या है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर वेक्टर माइनस बी ड्रॉ करता हूँ और यहाँ इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ। तो ये जो मेरा वेक्टर आया, ये वेक्टर एक्चुअली आ गया a माइनस बी। ये तो आपको पता ही, अभी अभी आपने समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब अगर मैं ये जो मेरा पहले वाला पैरेललोग्राम था जिसको मैंने एडिशन के लिए ड्रॉ किया था, अगर उसी पैरेललोग्राम में मैं छोटे वाला स्मॉलर डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, तो ध्यान से देखो, दिस स्मॉलर डायगोनल इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, है कि नहीं है? हाँ सर। तो अगर मैं एक ही पॉइंट से ए और बी को ड्रॉ करूं और एक वेक्टर बी के हेड से ए के हेड की तरफ ड्रॉ करूं, देन दिस वेक्टर वुड एक्चुअली इक्वल्स टू a माइनस बी। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो स्मॉलर डायगोनल से मैं एक ही डायगोनल से a प्लस बी भी फाइंड कर सकता हूं और a माइनस बी भी फाइंड कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं इसी डायगोनल को अपोजिट कर दूं कि भाई वो a से b की तरफ ड्रॉ कर दूं, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा b माइनस a, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो मैं एक ही डायगोनल, एक ही पैरेललोग्राम से a प्लस बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों फाइंड कर सकता हूँ। ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपको याद रखना है वो ये है, अगर हेड मेरा a की तरफ है तो a वेक्टर मेरा पॉजिटिव होगा, a माइनस बी मेरा रिजल्टेंट होगा। अगर हेड मेरा b की तरफ है तो b वेक्टर पॉजिटिव होगा और जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली b माइनस a। ये आपको याद रखना है, जिस वेक्टर की तरफ भी रिजल्टेंट का हेड होता है वही वेक्टर हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा वेक्टर नेगेटिव होता है। तो हमारा रिजल्टेंट इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड ऑफ यू। तो ये आपको समझ आ गया। तो हमने सब्ट्रैक्शन भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएगा लाइक दिस। तो हम इनको कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे, दैट वुड बी कंप्लीटेड इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। तो आप ये मुझे बताओ, क्या आपको जो मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझाया है वो समझ आया आपको? यस सर। सर मेरा बस पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम है। क्या हम सारे वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते चले जाएंगे? नहीं, पॉलीगन लॉ में मैंने ऐसा नहीं बताया। लेट मी रिपीट लॉ ऑफ पॉलीगन्स फॉर वन मोर टाइम, राइट। तो मैंने लॉ ऑफ पॉलीगन्स में क्या किया है, सपोज करो मेरे पास एक से ज्यादा वेक्टर हैं, लेट अस से लाइक, जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये ए है, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी मैंने ये बना दिया, तीसरा वेक्टर मैंने सी लेट अस से ये बना दिया सी, और चौथा वेक्टर डी मैंने ये बना दिया लेट अस से डी। अब मुझे इन सभी वेक्टर्स को ऐड करना है। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन विल बी डन इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको लॉ ऑफ पॉलीगन बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। अब अगर मुझे इन सबको ऐड करना है तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर जहां से मैंने वेक्टर ए को फिनिश किया वहां से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ किया, वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। समझ आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो आई एम नॉट एडिंग दीज टू वेक्टर्स एज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं इनको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में किया था, करेक्ट। अब जो सपोज करो अगर ये सभी वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं तो दिस पॉइंट इज द फाइनल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन अभी तक आया है, आया कि नहीं आया? हाँ सर। यहां से मैंने वेक्टर सी को ड्रॉ किया, ये मैंने वेक्टर सी ड्रॉ कर दिया, तो नाउ दिस इज माय फाइनल पोजीशन। अब यहां से मैंने वेक्टर डी को ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय वेक्टर डी,
अब this is my final position. If these all vectors are displacement, then this is my final position. Now this was my initial position and this is my final position. Now the resultant vector would be like this. This would be my resultant vector. This. समझ आया आपको? So this is the law of addition, law of polygon of vector addition. And यहाँ पर मैंने स्केलर क्वांटिटी की तरह नहीं, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी की तरह इनको ऐड किया. One more thing I want to say here. अभी मैंने परफॉर्म किया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. और जैसा कि मैंने बताया वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है. वी कैन परफॉर्म दिस एडिशन इन एनी सीक्वेंस. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी. द रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी सेम. वो सेम ही रहेगा किसी भी सीक्वेंस में इनको मैं परफॉर्म करूँ. समझ आ गया आपको? हाँ सर. तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आया है? यस सर. पॉलीगॉन लॉ भी समझ आ गया? यस सर. वेरी गुड ऑफ यू. तो अब आपको ये सभी चीज समझ आ गई हैं. तो यहाँ तक आज जो हमने क्लास में सीखा है वो उसमें आपको कोई डाउट है? नो सर. वेरी गुड ऑफ यू. तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पॉलीगन और वेक्टर एडिशन. ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा. और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें सो दैट आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें. तो फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने घर पर बैठ के हमारे चैनल की वीडियोस देखें. बिकॉज दीज वीडियोस आर सो एक्सप्लेनेटरी. आपको आपने वीडियो देखी आपको पता चल ही गया होगा हाउ एक्सप्लेनेटरी ऑल दीज थिंग्स. कैसे हमने छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन किया है. तो इसी तरह से आप इनको देखते रहिए. और जो भी चीज अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए यू कैन राइट डाउन इन आवर कमेंट बॉक्स. हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. तो धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एंड हैव हैप्पी स्टडी.